तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे ये डेफिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है बेटा, आप छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। जैसे हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, सभी बच्चों को पता होगा कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस डाइट, 6 क्लास में है हमारे। तो बैलेंस डाइट के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। 6 क्लास के बच्चों को सिखाते हैं हम ये। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें फैट भी होनी चाहिए, उसमें विटामिन्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होनी चाहिए, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए। ठीक है, उसमें फाइबर्स भी होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारे सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। सारे के सारे क्या है, ये बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में और थोड़ा सा हमें प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसके बारे में हम समझ लेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है बेटा। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल केमिकल सब्सटेंस है विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये क्या करता है, लाइफ की बेसिस को निर्माण करता है। लाइफ की जो बेसिस है ना, मतलब आप लोगों को पता होगा, सबसे जो छोटी यूनिट होती है हमारे बॉडी में, सेल होती है। और सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन में भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, PLLP, आपने ये सुना होगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोर प्रोटीन और लिपिड का कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सेल के फॉर्मेशन में भी जो मेन जो कंपोनेंट है ना, वो कार्बोहाइड्रेट यूज होता है। ठीक है, और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम कंज्यूम करते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम। 4 किलो जूल एनर्जी हमें मिलती, 4 किलो कैलोरी, यहाँ पे जूल नहीं है, किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है किससे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट क्लासेस। ये एक बायोमोलिक्यूल की एक इंपॉर्टेंट क्लास है। और फोटोसिंथेसिस में ये इसका मेन मतलब जो प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो फोटोसिंथेसिस से बनता है, सभी बच्चों को पता होगा। ये रिएक्शन भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल। तो प्लांट अपना क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, अपना फूड फूड बनाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला। ठीक है, प्लस एक्स अमाउंट में क्या देते हैं, ये एक्स मोल क्या देते हैं, ऑक्सीजन के देते हैं, CxH2O। ये कार्बोहाइड्रेट का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है। अब इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देख लेते हैं हम। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड इन ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या है ये, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो लाइट होती है ना, प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको हम बोलते हैं पीपीएल, पीपीएल, पीपीएल का मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट। इसको ये राइट हैंड साइड में या फिर ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर एक और वर्ड है बेटा, ये क्या लिखा हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या लिखा हुआ वर्ड, पॉलीहाइड्रोक्सी। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। पोली का मतलब होता है एन नंबर ऑफ, पोली का मतलब है एन नंबर, एन नंबर। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब इसके अंदर OH ग्रुप लगा हुआ होगा, इसके अंदर OH ग्रुप लगे हुए होंगे और एन नंबर में लगे हुए होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम के अकॉर्डिंग इसके जो नंबर ऑफ OH है ना, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग काउंट में होते हैं। और साथ में क्या है, एल्डिहाइड तो पता है आपको, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें मिलेगा कार्बोहाइड्रेट में, या फिर इसमें कीटोनिक ग्रुप भी मिल सकता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप भी मिल सकता है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल सकता है। और सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। अब तो ये अगर कार्बोहाइड्रेट को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, कोई भी मान लो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हमारे पास में सुक्रोज है, या फिर हमारे पास में एक मैं नाम बताता हूँ बच्चा, स्टार्च का, स्टार्च का अगर आप करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, आप क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये जो है ये पॉलीसेकेराइड है, ये क्या है बेटा, पॉलीसेकेराइड। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है ना, ये मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होगा, मोनोसेकेराइड में। और जितने भी मोनोसेकेराइड होंगे वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये बात समझ में आ गई। ये इसकी डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन। अब हम इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने किस टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो पढ़ लेते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान देंगे बच्चों, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड किया है। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट है वो है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स। सेकेंड टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो सेकेराइड्स। तो थर्ड टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट हो गए, कौन से बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और ऑन द नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट। इसकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होती है, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनते हैं। स्मॉलेस्ट अगर कार्बोहाइड्रेट है या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम किस में रखेंगे, मोनोसेकेराइड के अंदर रखेंगे। इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट होगी, ठीक है, और उनका हम आगे और हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सिंगल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ये सिंगल यूनिट होती है। और इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट का हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते, इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोलाइसिस नॉट पॉसिबल।
और मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते। फिर सेकंड आते हैं ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड में जो मोनोसेकेराइड होते हैं ना, मोनोसेकेराइड की यूनिट होगी। इन ओलिगोसेकेराइड देर आर 2 to 10 मोनोसेकेराइड। 2 से 10 मोनोसेकेराइड अगर आप कंबाइन हो जाए, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो क्या बनेगा? ओलिगोसेकेराइड बनता है। क्या बनेगा? ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, अगर हम ओलिगोसेकेराइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं, तो ये हाइड्रोलाइसिस से क्या देंगे? मोनोसेकेराइड देते हैं। क्या देंगे? ये मोनोसेकेराइड्स। ठीक है। और इसमें मोनोसेकेराइड्स की यूनिट कितनी होती है? 2 से लगाकर 10 तक होती है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ 2 यूनिट है, किसकी? 2 यूनिट आपस में कंबाइन होकर एक कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। दो कौन सी यूनिट? 2 मोनोसेकेराइड। 2 मोनोसेकेराइड अगर कंबाइन होकर एक ओलिगोसेकेराइड बना रहा है, तो उसे हम बोलेंगे डाइसेकेराइड। क्या कहेंगे? 2 में कहेंगे बेटा, अगर 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े हुए हैं और एक ओलिगोसेकेराइड का निर्माण कर रहे हैं, ओलिगोसेकेराइड बना रहे हैं, सिर्फ 2 यूनिट आपस में जुड़ती है, 2 मोनोसेकेराइड अगर आपस में जुड़ते हैं और एक मोनोसेकेराइड का यूनिट बनता है, तो उसे हम बोलेंगे बेटा डाइसेकेराइड। क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। अगर 3 यूनिट आपस में जुड़ती है तो उसको बोलते हैं ट्राइसेकेराइड। अगर 4 यूनिट आपस में जुड़ती है तो उसको बोलते हैं टेट्रासेकेराइड। 5 जुड़ती है तो पेंटासेकेराइड, और 6 जुड़ती है तो हेक्सासेकेराइड। ठीक है। तो इस टाइप से इनको नाम दिया जाता है। अप टू 10 तक ही इसको किस में कंसीडर करते हैं? हम ओलिगोसेकेराइड में कंसीडर करते हैं। अगर यूनिट 10 या 10 से ज्यादा है, आपस में कंबाइन करके एक कार्बोहाइड्रेट बना दिए, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड कहेंगे। इसमें मोनोसेकेराइड की यूनिट कितनी होती है? इसमें मोनोसेकेराइड की जो यूनिट होती है वो होती है मोर देन 10 टू इनफाइनाइट, मतलब n नंबर में हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ n नंबर। तो ये n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? ये वेरी करती है 100 to 3000 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे ना, 100 टू या 10 से ज्यादा में हम इसको काउंट कर सकते हैं। अगर 11 भी जुड़े हुए ना आपस में, तो वो भी पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आएगा। 10 से ज्यादा ही होने चाहिए, 10 से कम नहीं होने चाहिए। 10 से कम हो गया तो वो किस में आ जाएगा? ओलिगोसेकेराइड में आएगा। तो अगर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ी हुई है और एक कार्बोहाइड्रेट बना रही है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड अपॉन इनका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ओलिगोसेकेराइड, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा। ओलिगोसेकेराइड भी अपॉन हाइड्रोलाइसिस क्या देंगे? मोनोसेकेराइड देंगे। ठीक है। ये क्या देंगे? ओलिगोसेकेराइड आपस में कंबाइन होकर क्या, ओलिगोसेकेराइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो ये क्या बनाएंगे? मोनोसेकेराइड। अगर हम पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो भी ये क्या बनाते हैं? मोनोसेकेराइड बनाते हैं। ध्यान देंगे। तो इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। किसका? ओलिगोसेकेराइड का और पॉलीसेकेराइड दोनों का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। इसका भी हम हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं, इसका भी हम हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं, लेकिन इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता बेटा, ध्यान देंगे। मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस हम करवा सकते हैं। ये दोनों हाइड्रोलाइसिस से क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोलाइसिस से मोनोसेकेराइड बनाएगा। ये जो पॉलीसेकेराइड है ये भी हाइड्रोलाइसिस से मोनोसेकेराइड बनाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो हमने ये क्लासिफिकेशन सीख लिया। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होंगे? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और उनको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं? उसमें कार्बोहाइड्रेट की कितनी यूनिट होती है बच्चों? 2 से 10 मोलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं मोनोसेकेराइड के।
जब इनको हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना तो ये 2 से लगाकर 10 तक मोनोसेकेराइड की यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी टाइप से पॉलीसेकेराइड जो है वो क्या है, उनकी जो मोनोसेकेराइड की यूनिट है ना वो 11 से लगाकर 100 या 3000 के बीच में हो सकती है। अगर उनका अब हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो कम से कम 11 या ज़्यादा से ज़्यादा 3000 तक मोनोसेकेराइड की यूनिट हमें मिलेगी। बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर और इसका अकरेंस। तो हमें कहाँ से मिलता है मोनोसेकेराइड, हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोसेकेराइड में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज को। ठीक है, मोनोसेकेराइड में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, मोनोसेकेराइड में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। फॉर्मूला है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पढ़ लेंगे अकरेंस। ये हमें नेचर में भी मिलता है। जितने भी स्वीट फ्रूट्स है ना, मीठे हैं जो टेस्ट में, उन सब में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज अकर इन नेचर इन द फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में भी होता है ये हमें फ्री स्टेट में भी मिलेगा और साथ साथ में हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। ये कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, फ्री स्टेट में भी मिलता है। और ये लार्ज क्वांटिटीज में मिलेगा हमें किसमें, 20% अंगूर के अंदर मिलता है हमें। ग्रेप्स के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज होता है। ठीक है, कितना होता है, 20% होता है। इसी को इसको बोलते हैं ग्रेप शुगर। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रेप शुगर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये जो है ना ग्रेप शुगर, ये हनी का भी एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो हनी होती है ना, हनी, इसका भी एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज इसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और जितने भी दूसरे स्वीट फ्रूट्स है ना, जितने भी मीठे हैं नेचर के में, जैसे बहुत सारे मीठे फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो नेचर में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं टेस्ट में। उन सब में क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अब हम इसका प्रिपरेशन किस टाइप से कर सकते हैं, लेबोरेटरी में इसका प्रिपरेशन किस टाइप से होता है, देखो ध्यान से देखेंगे। तो हम किससे बना सकते हैं इसको, सुक्रोज से बना सकते हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज। ये क्या है, ये डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये, जो सुक्रोज है ना, ये एक्चुअल में डाइसेकेराइड है। ये क्या है, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड एक्चुअल में किसमें हम इंक्लूड करते हैं, ओलिगोसेकेराइड के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। हम अगर इसका क्या करवाएं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमने बताया कि जो डाइसेकेराइड होते हैं ना, उनका हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं हम। और अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ना, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और एसिडिक मीडियम के अंदर, मीडियम कैसा रखेंगे हम, एसिडिक मीडियम। तो ये ग्लूकोज की 1 यूनिट में और फ्रक्टोज की 1 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज है बेटा, और ये है फ्रक्टोज। अब देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब है, देखो ये C6H12O6 और ये भी C6H12O6, लेकिन एक को हम बोलते हैं ग्लूकोज, दूसरे को बोलते हैं फ्रक्टोज। ऐसा क्यों, तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये एल्डोज शुगर है। ये क्या है, एल्डोज शुगर। जो ग्लूकोज है वो एल्डोज शुगर है, और जो फ्रक्टोज है ना, ये कीटोज शुगर है।
कीटोज शुगर, मतलब ये जो एल्डो शुगर होती है ना, इसमें एल्डिहाइडिक बॉन्ड होता है, इसमें एक बॉन्ड एल्डिहाइडिक बॉन्ड होगा। और जो फ्रक्टोज है इसमें एक बॉन्ड कैसा होगा, कीटोनिक बॉन्ड होता है, कीटोन ग्रुप होता है इसमें। कीटो शुगर में कीटोनिक ग्रुप होता है, सीओ ग्रुप होता है। और जो ग्लूकोज है इसमें क्या होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। बात समझ में आ गई। अब दोनों का अगर हम टेस्ट की बात करें तो ग्लूकोज भी मीठा होता है, फ्रक्टोज भी मीठा है, लेकिन दोनों अगर कंपेयर करें तो फ्रक्टोज जो है ना ये ज्यादा मीठा होता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, ज्यादा टेस्ट में स्वीट होता है कौन सा, फ्रक्टोज। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आ गई। ये तो हमने देख लिया कि हम ग्लूकोज को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज से हम कैसे बना सकते हैं ग्लूकोज को। तो ये इसकी बनाने की मेथड थी, केमिकल मेथड था ये बेटा। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से हम कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्च क्या है बेटा, पॉलीसेकेराइड है फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड होता है ये स्टार्च। इसमें जो ग्लूकोज के है ना बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तब जाके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ध्यान देंगे, फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये क्या है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और ये जो स्टार्च है ना ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला में इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसका। तो हम इसको शॉर्ट में इसको इस टाइप से लिखेंगे, C6H10O5 होल N। मतलब ये जो यूनिट है ना N नंबर में होते हैं, और ये N कितने हो सकते हैं, ये N हो सकते हैं 100 to 3000, इतने नंबर होते हैं। अब इसका हमें क्या करवाना है, स्टार्च का भी हमें क्या करवाना होता है, हाइड्रोलाइसिस करवाना होता है। हमने बताया कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं और जो डाइसेकेराइड होते हैं, पॉली एंड डाइसेकेराइड, इन दोनों का हम क्या करवा सकते हैं, इन दोनों का हम हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हैं। इन दोनों का हम क्या करवा सकते हैं, पॉलीसेकेराइड का, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड, इन दोनों का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो अपॉन हाइड्रोलाइसिस पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड बोथ गिव्स ग्लूकोज, ये दोनों क्या देंगे, ग्लूकोज देंगे। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मोनोसेकेराइड देते हैं। क्या देते हैं, मोनोसेकेराइड के यूनिट्स देते हैं। बात समझ में आई बच्चों। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, इसको हम स्टार्च से कैसे ऑब्टेन करेंगे। ग्लूकोज को अगर हम स्टार्च से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो स्टार्च है इसका हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो इसमें हमें वाटर ऐड करना है। अब कितने मॉलिक्यूल आएंगे, एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज आएंगे। और किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। टेम्परेचर भी 393 केल्विन और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें कन्वर्ट होगा C6H12O6। ग्लूकोज के यूनिट मिलेंगे, और कितने मिलेंगे, एन नंबर में मिलेंगे, एन नंबर में ग्लूकोज के यूनिट मिलेंगे। तो आप लोगों ने देखा, हम डाइसेकेराइड से भी ग्लूकोज बना सकते हैं, पॉलीसेकेराइड से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। तो ये तो हो गई इनकी किस टाइप से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। एक और मैं जनरल आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो भी शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम, जो भी कार्बोहाइड्रेट है ना वो उसको शुगर हम मानते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या मानते हैं बच्चों, शुगर मानते हैं। अब ये जो शुगर है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को दो कैटेगरी में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट को हम दो कैटेगरी में और हम डिवाइड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को देखो ध्यान से देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को हम दो कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो इसे बोलेंगे शुगर और दूसरा बोलेंगे नॉन शुगर। ये दो कैटेगरी हो गई कार्बोहाइड्रेट की, शुगर एंड नॉन शुगर। ठीक है।
अब ये जो शुगर में क्या क्या आएंगे बेटा, शुगर में आएंगे मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड की यूनिट। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जो है वो किस में आते हैं, शुगर के अंदर आते हैं। ये दोनों मीठे होते हैं टेस्ट में। कौन से, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। ये दोनों कैसे होते हैं टेस्ट में, स्वीट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, इसलिए इसको हम शुगर बोलते हैं। नॉन शुगर क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड। जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है वो सब के सब किस में आएंगे, नॉन शुगर में आएंगे। स्टार्च, पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, पॉलीसेकेराइड के अंदर आते हैं। सेल्यूलोज है, नाम सुना होगा आपने, सेल्यूलोज। ये सब किस में आएंगे, पॉलीसेकेराइड के अंदर आते हैं। डाइसेकेराइड में ये मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड तो आप लोगों को पता है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ये डाइसेकेराइड है। और ये मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में क्या आएंगे, सुक्रोज, जो भी हमने देखा था एग्जाम्पल। तो ये जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड मतलब जो सुगर्स होते हैं ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और कैसे होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल, टेस्ट में मीठे। ये जो नॉन शुगर है ना, ये एमोर्फस सॉलिड होते हैं, एमोर्फस सॉलिड एंड insoluble in water, insoluble in water, पानी में घुलते नहीं है, या पानी में घुलेंगे जब उसको टेम्परेचर देना दोगे तब घुलेंगे। मतलब पानी में सोल्यूबल होते हैं ज्यादा टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो ये डिजोल्व नहीं होते हैं, या बहुत ही कम एक्सटेंट में डिजोल्व होते हैं। ये हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बात समझ में आई बच्चों। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला तो हम जान गए, अब हम ग्लूकोज के बारे में बात कर लेते हैं वापस। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ऑफ ग्लूकोज। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी अभी, तो स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमें देखनी होगी, तब जाके हमें पता चलेगा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर किस टाइप की है। तो ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज इज ए एल्डोहेक्सोज। अभी मैं इसका वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। ये क्या होता है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज। अब देखो वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे, ये जो ओज है ना, ओज, ये ये किसके पीछे आता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उनके लिए हम ओज वर्ड यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब आपको ये मालूम होगा बेटा कि ये जो वर्ड है ना, हेक्स, हेक्स का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे इसमें, 6 कार्बन होंगे। अब यहाँ पे एक और वर्ड है, देखो बेटा, क्या नाम लिखा हुआ उसका, क्या नाम दिया हुआ इसका, इसका नाम दिया हुआ एल्डो। क्या नाम दिया है इसका, एल्डो। देख सकते हैं आप, ये देखो ये लिखा हुआ एल्डो। अब एल्डो का मतलब है इसमें कौन सा ग्रुप होगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो मैंने तीनों का मीनिंग समझा दिया। देखो, ओज किसके पीछे लगेगा, कार्बोहाइड्रेट के पीछे में। एक्स का मतलब 6 कार्बन, और एल्डो का मतलब CHO ग्रुप। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चों आपको। तो ये एल्डो हेक्सोस है, ग्लूकोज क्या है, एल्डो हेक्सोस का एग्जाम्पल है। इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज को हम, एक और नाम है इसका डेक्सट्रोज। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं और बेटा, डेक्सट्रोज। क्या कहते हैं इसको, हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, मेन कंपोनेंट है बहुत सारे पॉलीसेकेराइड का, मतलब बहुत सारे जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है ना, उसका मोनोमर्स है ये,
तो मोनोमर्स क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको आपस में कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं, एक पॉलीसेकेराइड बना सकते हैं। ये क्या होते हैं, सारे के सारे जो ग्लूकोज होते हैं ना, ये एक्चुअल में मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स, मोनोमर्स है किसके, ग्लूकोज मोलिक्यूल आर मोनोमर्स, ग्लूकोज molecules are monomers for glycogen, starch, cellulose etc. तो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सब के सब क्या होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। मैंने पहले भी बताया, ये क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं। ग्लूकोज क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं। और बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। बात ध्यान देंगे बेटा, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं ना, जब मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, n नंबर में जब मोनोमर्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बनाएंगे, वो पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज ये मोनोमर यूनिट होती है, ये मोनोमर यूनिट होती है। n नंबर में अगर ग्लूकोज के पार्टिकल, n नंबर में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाए और बॉन्ड से जुड़ जाए, बॉन्ड बॉन्ड बनेगा इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो क्या बनाएंगे, वो पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ग्लूकोज क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होंगे, ये मोनोमर की तरह काम करेंगे। मोनोमर आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। जैसे इसी टाइप से ये जो मोनोसेकेराइड है आपस में कंबाइन करके क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या एग्जांपल है, पॉलीसेकेराइड में एग्जांपल अभी हमने देखा था, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सारे के सारे क्या है, पॉलीसेकेराइड है। समझ में आया होगा बच्चों आपको, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल्स है हमारी धरती पे, सबसे ज्यादा मिलने वाला मॉलिक्यूल है, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल, ये भी आप ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा प्रचुरता में मिलने वाला जो सब्सटेंस है ना, वो क्या है, ग्लूकोज है। ये बात ध्यान देंगे। अब इसकी जो ओपन स्ट्रक्चर देखो, इसको है ना, ग्लूकोज की दो टाइप की स्ट्रक्चर बताई गई है। एक तो बनाई है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की बताइए, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और एक बताइए रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर को बोल देंगे या इसको हम बोलेंगे क्लोज चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो दो इसकी स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर भी है, रिंग या क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी है। तो अलग अलग जो केमिकल रिएक्शंस है ना, वो अलग अलग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ग्लूकोज की क्लोज चेन को एक्सप्लेन करती हैं। बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये किसने दी थी, बेयर ने दी थी। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो ओपन होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। हम पढ़ रहे हैं बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वाज प्रपोज बाय साइंटिस्ट बेयर। बेयर ने सबसे पहले बताया था कि जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, वो ओपन चेन होती है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में जो ग्लूकोज